हेलो अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज जो हम टॉपिक आपके पास लेके आए हैं वो इस तरह है कि हमारी हुकूमत बलूचिस्तान प्रोविंशियल असम्बली ने ना 17 जून को बजट पेश किया था। असम्बली के अंदर चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब की निगरानी में और फाइनेंस मिनिस्टर नवाब शेरवानी साहब जो थे, नवाब शेरवानी साहब बलूचिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बजट स्पीच की। तो आज बजट स्पीच में जो हम बात करने लगे हैं वो उसमें ये ज़्यादातर हम बात करेंगे बलूचिस्तान सेल टैक्स ऑन सर्विस एक्ट में जो तब्दीलियाँ आई हैं। बलूचिस्तान सेल टैक्स ऑन सर्विस एक्ट 2015 जो हमारा है, जिसको डील बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी करता है, उससे रिलेटेड हम आज टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक में आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या तब्दीलियाँ बलूचिस्तान सेल टैक्स ऑन सर्विस एक्ट 2015 आई हैं। सबसे पहले हम जैसे आपको बताते हैं, हम चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 हमेशा इस तरह होता है कि बहुत से कानून जितने भी बनते हैं सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन बताई जाती है, हर चीज़ की डेफिनेशन एक्सप्लेन की जाती है कि उसकी तारीफ़ क्या है, उसका मकसद क्या है और उसका मीनिंग क्या है। तो सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज 24, क्लॉज 73, 178, 182A ये क्लॉज ओमिट की गई हैं। ये क्या क्लॉज है, क्या इसको मैं आपको बता देता हूँ कि बलूचिस्तान सेल टैक्स ऑन सर्विस एक्ट 2015 जो अपडेटेड है 30 जून 2026 तक, जो BRA की वेबसाइट पे अवेलेबल हो, उसमें ये क्लॉज क्या थी। क्लॉज 24 पे अगर मैं जाता हूँ, ये बलूचिस्तान सेल टैक्स मैंने खोल ली है, तो इसमें क्लॉज अगर 24 पे हम जाते हैं तो क्लॉज 24 बताती थी पहले बैंकिंग के हवाले से। बैंकिंग कंपनी की, बैंकिंग का मतलब था बैंकिंग की डेफिनेशन एक्सप्लेन करती थी। मेरे हिसाब से तो ये क्लॉजेज नहीं ओमिट होनी चाहिए थी, ताकि उससे पता लगता है कि बैंकिंग से क्या मुराद है और यहाँ पे बैंकिंग बलूचिस्तान सेल टैक्स ऑन सर्विस एक्ट में क्या ले रहा है और BRA बैंकिंग से क्या मुराद लेता है। ये क्लॉज ये थी जो इन्होंने ओमिट की है। उसके बाद क्लॉज 73 थी, उसको हम देख लेते हैं। क्लॉज 73 थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन थी, मीन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड विच इज़ नॉट रेडी डिलीवर कॉन्ट्रैक्ट। ये ज़्यादातर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि आज की डेट में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिए जाते हैं जिसकी डिलीवरी उसी टाइम नहीं देनी होती, लेकिन फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि मतलब आज के डेट में हम एक चीज़ तय कर लेते हैं कि आपने फ्यूचर में हमें ये गुड्स डिलीवर करने हैं, ये सिंपल ये मतलब। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की भी डेफिनेशन को ख़त्म कर दी है। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से तो होना ज़रूरी थी। कानून ने किस कानून के तहत यहाँ क्या अंडरस्टैंडिंग लेके की है, उस तरीके से ये था कि बंदे को पता होता था कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट हो रहे थे तो वो भी बलूचिस्तान के इस कानून को पढ़ लेता था कि भाई इधर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या आता है, बैंकिंग से क्या मुराद था। उसके बाद जो है एक और क्लॉज थी जो इन्होंने ख़त्म की है, 178 क्लॉज के ऊपर जाते हैं तो ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस से रिलेटेड है। मतलब टेलीकम्युनिकेशन सर्विस से क्या मुराद होता था, उसमें इन्होंने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 के कुछ सेक्शन के बारे में बताया था। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम क्या होगा उसकी क्लॉज बताई हुई थी। उसके बाद वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, मतलब एक बताया गया होता है कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कहते किसको हैं, तो ये क्लॉज भी ओमिट कर दी है। उसके बाद इन्होंने एक क्लॉज थी 182A, ट्रक एग्रीगेटर की डेफिनेशन थी। ट्रक एग्रीगेटर क्या कहलाते हैं उसकी भी इन्होंने डेफिनेशन वगैरह इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ हुई है। उसके बाद जाते हैं हम क्लॉज 115, ये हमारे बलूचिस्तान सेल टैक्स में जो क्लॉज 115 है उसमें क्या तब्दीली की गई है। अगर हम क्लॉज 115 का जाते हैं और कानून में देखते हैं कि क्लॉज 115 क्या है, तो ये असल में प्लेस ऑफ बिजनेस बताती है। ये जैसे प्लेस ऑफ बिजनेस का मैं सिंपल आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे ये मुराद था कि कोई भी जगह हमारी अपनी है, किराए की है, अगर मैं बलूचिस्तान में रहते हुए कोई इकॉनमी एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ उस जगह पे रहते, तो वो प्लेस ऑफ बलूचिस्तान मतलब वो जगह बलूचिस्तान में के लिए बलूचिस्तान के अंदर कंसीडर की जाएगी। कि मतलब वो सर्विस, वो इकॉनमी एक्टिविटी जो बलूचिस्तान के अंदर रहते हुए ओन जगह पे हो रही है, रेंट जगह पे हो रही है, तो वो बलूचिस्तान से ओरिजिनेट हुई है। तो इन्होंने क्या किया है कि प्लेस ऑफ बिजनेस मीन डाटा पर्सन के आगे एक फ्रेज़ ऐड की है। फ्रेज़ में इन्होंने क्या किया है कि फैक्ट्री प्राइमिसेस, मतलब वो फैक्ट्री को भी इन्होंने यहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो फैक्ट्री जो बलूचिस्तान के अंदर कायम होगी, फैक्ट्री भी प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगी। ये इन्होंने सिंपल एक बताने के मतलब मीन डाटा पर्सन के आगे लिख दिया फैक्ट्री प्रेमिसेस नॉट विद स्टैंडिंग द रजिस्टर ऑफिस ऑफ सच फैक्ट्री यहाँ कंपनी। ठीक है, तो मतलब उसके सिर्फ रजिस्टर ऑफिस की बेस नहीं होगी, अगर उस फैक्ट्री प्रेमिसेस
बलूचिस्तान के अंदर, तो वो भी इसी में आएगी। उसके बाद क्लॉज 148 पे हम जाते हैं। तो क्लॉज 148 आपको ज़्यादातर बताती थी सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई इकॉनमी एक्टिविटी क्रिएट करने के हवाले से। तो क्या किया इन्होंने, सिर्फ यहाँ पे प्रोविज़न या प्रोवाइडिंग का वर्ड था, उसको सब्सिट्यूट करके प्रोवाइडिंग एंड रेंडरिंग का वर्ड कर दिया। उसके बाद उन्होंने सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 आपको मैं बता देता। सेक्शन 3 हमारा बलूचिस्तान सेल टैक्स का क्या कहता था। अगर हम सेक्शन 3 में जाते हैं तो ये टैक्सेबल सर्विसेज होती थी। मैं थोड़ा सा सिंपल ये बता देता हूँ कि टैक्सेबल सर्विस में ये होता था कि अगर एक बंदा टैक्सेबल सर्विस दे रहा है, उसका ऑफिस बलूचिस्तान में है और इकॉनमी एक्टिविटी क्रिएट कर रहा है, तो वो टैक्सेबल सर्विस कहलाती थी बलूचिस्तान सेल टैक्स एक्ट ऑन सर्विस 2015 के तहत। उसके नीचे उन्होंने डिटेल ये बताई हुई है कि ये एक्सप्लेनेशन में डाला था कि अगर एक बंदा सर्विस रेजिडेंट को दे रहा है या नॉन रेजिडेंट्स को दे रहा है, वो टैक्सेबल सर्विस ही कहलाई जाएगी। रेजिडेंट से ये मुराद है कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में मौजूद है, नॉन रेजिडेंट से मुराद है पाकिस्तानी लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं होता। ये अब मैं सिंपल ये बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे एक बंदा 183 दिन पाकिस्तान में जब मौजूद ना हो तो वो नॉन रेजिडेंट पर्सन कहलाता है। उसके बाद सब सेक्शन 2 जो इन्होंने तब्दीली की है वो सब सेक्शन 2 के अंदर किया। सब सेक्शन 2 ज़्यादातर ये कहता था कि अगर एक बंदा, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के भी इंग्लिश में सुना देता है, सर्विस डैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, वो सर्विस जो रजिस्टर्ड पर्सन मतलब बीआरए में, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्टर नहीं है, वो अगर सर्विस दे रहा है तो वो भी ट्रीटेड टैक्सेबल सर्विस की जाएगी। अगर वो प्रोवाइडेड टू रेजिडेंट पर्सन बाय नॉन रेजिडेंट, अगर मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ और मैं सर्विस दे रहा हूँ, नॉन रेजिडेंट कहलाता हूँ, और मैं पाकिस्तान के किसी भी बंदे को सर्विस दे रहा हूँ तो वो भी टैक्सेबल सर्विस में आएगा। तो इन्होंने सिर्फ क्या किया है, सेक्शन 3 के अंदर आज सर्विस के आगे ये सब सेक्शन 2, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 के आगे सर्विस के आगे सिर्फ एक सिंपल का ये बता दिए कि ऊपर वालों को छोड़ के, सब सेक्शन 1 को छोड़ के जो भी बाकी दूसरा जो 2 में एक्सप्लेन किया उसको मज़ीद वाजे कर दिया कि भाई वो भी टैक्सेबल सर्विस में आएंगे। उसके बाद सर इन्होंने क्या किया, टैक्सेबल सर्विस में सेक्शन 6 होता था, ये इन्होंने ओमिट किया। मैं आपको बता भी देता हूँ ओमिट किया, ये यहाँ पे आ रहा है, सब सेक्शन 6 सेल बी ओमिटेड। सेक्शन 6 क्या होता था, बलूचिस्तान सेल टैक्स में शेड्यूल होते थे। शेड्यूल का मतलब होते थे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा रेट लगेगा। फिर शेड्यूल होता है एग्जेम्प्ट, वो शेड्यूल जिस पे सेल टैक्स ऑन सर्विस एग्जेम्प्ट है, मतलब उस पर सेल टैक्स लागू नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा था कि वो फर्स्ट शेड्यूल आर नॉट एग्जॉस्टिव, सर्विस मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल नॉट एग्जॉस्टिव, और जो सर्विसेज सेकंड शेड्यूल में एक्सप्लेन किया तमाम टैक्सेबल होंगी। मतलब पहले एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ था कि सेकंड शेड्यूल वाली तो अल्टीमेटली 100% टैक्सेबल ही है। तो ये ओमिट करने से मुराद ये हो गया है, जो अभी नया कानून आया ना, अगर आप फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे भी तो इसका ये है कि फर्स्ट शेड्यूल है तो एग्जाम, लेकिन उसकी कंडीशन होंगी, अगर वो कंडीशन फुलफिल होंगी तो फिर वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज़ आपके लिए टैक्सेबल है। मतलब अभी तमाम कंडीशनल को, अगर फर्स्ट शेड्यूल की कंडीशन को आप फुलफ़िल करेंगे तो एग्जाम्प्ट कहला लेगी, अगर आप उसकी कंडीशन नहीं फुलफ़िल करेंगे तो टैक्सेबल कहलाएगी। ये था। उसके बाद सेक्शन 10 सर, सेक्शन 10 के अंदर इन्होंने एक नया सब सेक्शन 4A ऐड की है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ऐड की है, लेकिन ये मैंने जो बिल उठाया है ये बलूचिस्तान प्रोविंशियल असम्बली की वेबसाइट से उठाया है, तो वहाँ पे PDF की फॉर्म में पड़ा हुआ इस तरह था। बहुत कोशिश की उसको हाईलाइट करके ताकि थोड़ा आप लोगों को पता लगे, नज़र आए। तो ये है। तो उसमें 4A सेक्शन 10 में क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सेक्शन 10 अगर हम जाते हैं, सेक्शन 10 बताता था स्कोप ऑफ टैक्स एंड अलाइड मैटर। इन्होंने सिंपल ये बताने की कोशिश की है कि भाई नो परसेंट सेल बी। 4A क्या बता रहा है, 4A हमें ये कह रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 10 स्कोप ऑफ टैक्स एंड अलाइड मैटर में एक नया सब सेक्शन 4A ऐड हुआ है। उसमें उन्होंने क्या है कि कोई भी बंदा टैक्स लेबिलिटी से एग्जेम्प्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मैं वैसे ही FBR में सिर्फ रजिस्टर हूँ, बाकी मुझे पता नहीं है प्रोविंशियल अथॉरिटी होती हैं कि नहीं होती। इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई कोई भी टैक्स जो आपके ऊपर लेबिलिटी इस कानून के मुताबिक बनती होगी, आप माफ़ नहीं होगी आपके। मिसाल के तौर पर मैं एक बंदा हूँ, मैं FBR में रजिस्टर हूँ, BRA में रजिस्टर नहीं हूँ, और मैंने गलती से कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर दी है, और फिर बाद में गवर्नमेंट कहती है कि भाई इस सर्विस के ऊपर टैक्स लेबिलिटी बनती थी, तो भाई मैं माफ़, मेरे ऊपर वो टैक्स लेबिलिटी माफ़ नहीं होगी। उन्होंने आगे ये भी लिख दिया कि अगर वो बंदा इस कानून के तहत या सेल टैक्स एक्ट के तहत, बलूचिस्तान सेल टैक्स और सर्विस एक्ट के तहत बेशक रजिस्टर्ड ना भी हो,
सच पर्सन हैज़ नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्ट, तब भी उसके ऊपर वो टैक्स लायबिलिटी लाजिम है। इसका ये मतलब है कि मुझे ख्वाब आ जाएगा, असूली तौर पे लग पढ़ने से तो ये लग रहा है कि हमें ख्वाब आ जाएगा कि हमारे ऊपर ये कानून भी लागू है, ये कानून भी। इस तरीके से आज के दौर में बहुत से लोग टैक्स पेयर जो बिज़नेस कर रहे हैं, काफ़ी लोग एफबीआर में रजिस्टर होते हैं, तो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता। अक्सर हम रूटीन में देखते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले कहते हैं आप भी हमारे साथ रजिस्टर हो, सॉप एक्ट वाला कहते हैं आप भी हमारे साथ रजिस्टर हो। इसी तरीके से बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी है, यहाँ जो भी मुख्तलिफ अथॉरिटी हैं वो कहते हैं हमारे साथ भी रजिस्टर हो। तो बंदे को नहीं मालूम चलता जब तक उसको नोटिस ना आए या उसके इल्म में डिपार्टमेंट लेके आए। तो ये कानून नहीं होना चाहिए था कि जब तक एक बंदा रजिस्टर नहीं है तो उसके ऊपर लायबिलिटी ये नहीं लागू होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने सर क्या करने की कोशिश की है, उसके बाद सर सेक्शन 66 की बात करते हैं हम। सेक्शन 66 हमें बताता था, ये ज़्यादातर होता था अपीलेट ट्राइब्यूनल की डेफिनेशन बताता था। अगर मैं आपको बता दूं 666 की डेफिनेशन, अपीलेट ट्राइब्यूनल बताता था कि भाई अपीलेट ट्राइब्यूनल ये एक बेंच होता है। मतलब जब आपके खिलाफ़ फैसला होता है तो आप डिपार्टमेंट पे पास पहले जाते हो, अगर डिपार्टमेंट से भी आप अपील हार जाते हैं, अपने खिलाफ जो फैसला है वो भी हार जाते हैं, तो उससे बड़ा ऊपर जो फोरम होता है उसको अपीलेट ट्राइब्यूनल कहते हैं। ये ट्राइब्यूनल कंसिस्ट होगा मेंबर ऑफ जुडिशल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर। मतलब ये अपीलेट ट्राइब्यूनल जुडिशल और टेक्निकल मेंबर के ऊपर मुश्तमिल होगा। इसमें पहले ये था कि भाई अगर जुडिशल मेंबर है या टेक्निकल मेंबर है, अगर उसकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है तो वो भाई अपॉइंट ही नहीं होगा। अब इन्होंने क्या कर दी है भाई, इन सेक्शन 366 के अंदर प्रेस को एडिट किया है कि भाई अगर उसकी उम्र 65 ईयर से ज़्यादा है तो मामला प्रोविंशियल कैबिनेट को भेजा जाएगा फॉर अप्रूवल। इसी तरीके से अगर जुडिशल के बाद अगर वो जुडिशल मेंबर है, उसके बाद दूसरा टेक्निकल मेंबर, अगर उसकी भी उम्र 65 साल से ऊपर होगी तो मामला प्रोविंशियल कैबिनेट को। मेरे ख्याल में तो एक क्लॉज होनी ही नहीं चाहिए थी। जब बेशक आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने सीनियर्स को, सीनियर इसमें ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो रिटायर्ड जज होते हैं या वो जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक किसी जजिस में फोरम पे या मुख्तलिफ कोर्ट में अपना एक्सपीरियंस लिया होता है और फैसले किए होते हैं। माना कि आपने 65 ईयर वाले को भी दिए, लेकिन आज के दौर में हमारे पाकिस्तान में जिस तरीके से बेरोज़गारी हो, कहते हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आनी चाहिए, तो इससे तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी और आप एक किस्म का 65 ईयर वाले को ही दोबारा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो उन्होंने इतनी लाइफ कमा ली होती है कि उन्हें रिटायरमेंट के पेंशन बेनिफिट भी मिल रहे होते हैं, उसके बावजूद उनको एक नई जॉब की भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो ये थोड़ा गलत है। तो उसके बाद सर सेक्शन 78 उन्होंने 78 के में कुछ चीज़ें चेंज की हैं, 78D थोड़ा बहुत ऐड किया है। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट शेड्यूल की तरफ। फर्स्ट शेड्यूल में अगर हम जाते हैं तो फर्स्ट शेड्यूल में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले था फर्स्ट शेड्यूल में टूर ऑपरेटर की अगर हम जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये हम BRA की वेबसाइट पे गए हैं, BRA की वेबसाइट पे डाउनलोड पे जाते हैं। अगर यहाँ पे मालूमात मिलते हैं, डाउनलोड में गए, इधर फर्स्ट शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल पड़े होंगे। अगर फर्स्ट शेड्यूल में हम जाते हैं तो ये हम व्यू कर लेते हैं ज़रा इसको। ये देखें सर, फर्स्ट शेड्यूल में टूर ऑपरेटर का था। टूर ऑपरेटर में ये था कि सर्विस प्रोवाइडर बाय हज एंड उम्रा सर्विस, हज एंड उम्रा सर्विस वाले जो भी होंगे जो हज और उम्रा की सर्विस दे रहे हैं, वो टूर ऑपरेटर जो हज उम्रा की सर्विस दे रहे हैं उसके ऊपर क्या था, बलूचिस्तान सेल टैक्स एग्जाम्प्ट था। ये फर्स्ट शेड्यूल हमने ओपन किया जो एग्जाम्प्ट है। इसमें अब क्या तब्दीली की गई है, बस कोई वर्ड ऐड किया, ओनली टू एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन एक मसला कर दिया, अभी मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कहा भाई हज़ीन उम्रा वाला एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसको ये नई चीज़ उन्होंने ऐड कर दी है कि रजिस्टर्ड पर्सन फाइल मंथली सेल टैक्स रिटर्न फॉर ईच टैक्स पीरियड। जब एक बंदा है ही एग्जाम्प्ट तो उसको CBRE में रजिस्टर होने की भी ज़रूरत नहीं थी। कानूनी तौर पे तो यही स्टांस लेते थे अगर किसी टूर ऑपरेटर को नोटिस भी आता था जो हज उम्रा करवाते थे कि भाई हमें तो हमारे पे वैसी सेल टैक्स एग्जाम्प्ट में आ रहे तो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इन्होंने ये वर्ड ऐड कर दिया, रजिस्टर्ड पर्सन सेल फाइल मंथली सेल टैक्स रिटर्न। इसका मतलब है कि अब BRA में उसने रजिस्टर्ड भी होने हैं, 12 महीनों के सेल टैक्स रिटर्न भी फाइल करने हैं BRA के, और अगर वो फाइल नहीं होगा उसके जो जुर्माने हैं, अगर
नहीं टाइम पे होंगे वो भी जमा करवाने पड़ेंगे, उसको मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। नील फाइल करे या जो भी करे, नील एक किस्म का ये पता लग रहा है रिटर्न होती है, एक तो नील होती है और एक टैक्सेबल होती है। जब नील होती है इसका मतलब है कि कोई काम नहीं किया गया, और टैक्सेबल होती है जो काम के उसके ऊपर टैक्स होगा। यहाँ तो इसमें ये आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एग्जाम की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी या नील की रिटर्न फाइल। ये इन्होंने टूर ऑपरेटर का टूर मतलब पहले टूर ऑपरेटर एग्जाम था, अभी उसको कह दिया भाई अगर टूर ऑपरेटर है तो वो रजिस्टर भी होगा, इसका ये मतलब ये आ रहा है, और सेल टैक्स की रिटर्न भी फाइल करें। उसके बाद हम जाते हैं सर, ये मुख्तलिफ थे, इन्होंने कॉलम नंबर 3 और सीरियल नंबर 4। सीरियल नंबर से और 4 क्या था, अगर हम जाते हैं सीरियल नंबर था सर्विस प्रोवाइडर रेंडर बाय इंगेज इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड फर्निशिंग सप्लाई। ये वो तमाम थे जो सेल टैक्स एग्जाम था। तो इसमें कुछ कंडीशन वगैरह उन्होंने चेंज की है, ये एक किस्म का उन्होंने करने की कोशिश की है। अगर हम इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, इसमें एक हम जाते हैं सीरियल नंबर 13 थी इसमें, सीरियल नंबर 13, ये जो सीरियल नंबर 13 पे अगर हम जाते हैं तो सीरियल नंबर 13 क्या बताती थी, सपोर्ट एंड ऑपरेशन सर्विस टू एग्रीकल्चर हंटिंग फॉरेस्ट्री एंड फिनिशिंग। इसमें पहले ये था कि भाई ये एप्लीकेबल होगा, एग्जामेशन तब मिलेगी, एग्जामेशन शैल बी एप्लीकेबल टू सर्विस प्रोवाइडर रेंडर इन रिलेशन टू उन एग्रीकल्चर हंटिंग फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग वालों को ये एग्जाम्प्ट होगा अगर उसकी पर सर्विस और प्रोविज़न ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी है विद क्रू एंड ऑपरेटर। सर्विस हम दे रहे हैं एग्रीकल्चर मशीनरी की विद क्रू ऑपरेटर, वो एग्जाम्प्ट थी। उसके बाद था सपोर्ट एंड ऑपरेशन सर्विस टू हंटिंग, ये दोनों क्लॉज इन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये वेबसाइट पे इस तरह हमें नज़र आया। इसको मैं हाईलाइट अगर कर दूँ तो ये इन्होंने क्या किया है कि जो कॉलम 4 में है ना, उसको क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को इन्होंने ओमिट कर दिया है। ये एक किस्म का उन्होंने बताने की कोशिश किया। उसके बाद हम जाते हैं सीरियल नंबर 16 पे। सीरियल नंबर 16 होती थी एजुकेशन सर्विस, ये आपके सामने आ रही है, ये एग्जाम्प्ट में होती थी। इसमें अब इन्होंने क्या किया कि ये एग्जाम्प्ट तब होगी अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन फॉर कमर्शियल पर्पस, ये एजुकेशन सर्विस एग्जाम्प्ट में ही आएगी, लेकिन शर्त ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट कमर्शियल पर्पज़ के लिए ना हो रहे हो। और जो स्पोर्ट एजुकेशन सर्विस है वो ऑटोमेटिक टैक्सेबल में आ गई है। सिंपल ये कहने का मतलब है कि एजुकेशन सर्विस एग्जाम्प्ट है फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक। कंडीशन आगे इन्होंने लिख दी है कि अगर वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए होगा, तो ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए है। यानी आज के दौर में बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जिनको गवर्नमेंट ग्रांट भी मिल रही है, वो अच्छी बड़ी फ़ीसें भी ले रहे हैं, तो कैसे डिटरमिन होगा कि कमर्शियल पर्पज़ है यानी कमर्शियल पर्पज़ के से क्या यहाँ पे मुराद है, क्या डेफिनेशन है, वो एक्सप्लेन ही है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें मज़ीद भी कुछ चीज़ें इन्होंने ऐड की गई हैं। सीरियल नंबर 17 पे अगर हम जाते हैं, सीरियल नंबर 17 में अगर हम जाते हैं, सीरियल नंबर 17 क्या कहता था, ये हम चले जाएँ। सर्विस प्रोवाइडर रेंडर बाय हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, हॉस्पिटल और क्लिनिक अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, अगर उनका रूम या बेड सर्विसेज बताया हुआ था कि रूम या बेड सर्विस इंडोर पेशेंट के लिए या डे केयर पेशेंट के लिए, अगर वो 40,000 रुपये पर रूम पर बेड से नीचे है तो वो माफ़ है। 40,000 से ऊपर का जो रूम और बेड मिलेगा उसके ऊपर टैक्स होगा। इसको मैं पढ़ के सुना देता है। सर्विस ऑफ प्रोविज़न ऑफ रूम बेड बाय हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पे ये मुराद बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल जो रूम और बेड की सर्विस अगर किसी पेशेंट को देते हैं और डे इनडोर पेशेंट को करते हैं और डे टू डे केयर पेशेंट आते हैं, वेट द पर डे चार्जेस इंक्लूडिंग फिक्स चार्जेस इफ एनी सच रूम बेड ब्लो। मतलब यहाँ पे ये था कि एक किस्म का मिक्स मैच था कि सिर्फ एक रूम की सर्विस तक ही बता दिए कि उसको ओवरऑल हॉस्पिटल क्लिनिक को नहीं लेके आए। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या कि भाई ये सर्विस प्रोवाइडेड अंडर हॉस्पिटल क्लिनिक एग्जाम्प्ट होंगे, लेकिन शर्त एग्जाम्पन सेल नॉट एप्लीकेबल। वहाँ पे ये बता रहे कि वो एग्जाम्प्ट हैं, अभी भी फर्स्ट शेड्यूल में एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन ये हम आपको एग्जाम्पन नहीं देंगे अगर वो सर्विस कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड दे रहे हैं, अगर वो बेड या रूम सर्विस ऑफ हॉस्पिटल 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। मतलब पहले 40,000 था, अब वो करके 10,000 कर दिया। उसके बाद अगर हम जाते हैं, उसके बाद मुख्तलिफ सीरियल ऐड हुए हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन्होंने ऐड की है, उसको भी एग्जाम में क्या, लेकिन आगे कंडीशन है वो आप देख लीजिएगा
ये वेबसाइट पे इंशाल्लाह BRI की वेबसाइट पे अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह ये जैसे ही अवेलेबल होगा तो ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वाकई में एक्ट की तौर पे पास हो गया है कि नहीं हुआ। इंश्योरेंस प्रीमियम को इन्होंने एग्जाम में डाल दिया, री इंश्योरेंस प्रीमियम को ऐड कर दिया, सर्विस प्रोवाइडर रेंडर एसोसिएटेड टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो है वो कर दें। उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड की। अब हम जाते हैं टेट शेड्यूल। अगर टेट शेड्यूल वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के मुताबिक जिसके ऊपर टैक्स लगता है, अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं दोबारा और टेट शेड्यूल को व्यू कर लेते हैं, टेट शेड्यूल में क्या चीज़ें ऐड की हैं। टेट शेड्यूल में मुख्तलिफ रेट हैं, लेकिन मैं बलूचिस्तान BRA का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं कि देखें सर, आज के दौर में इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स जो अपना BRA से रिलेटेड काम करते हैं या अपनी रिटर्नें फाइल करवाते हैं या वो टैक्स पेयर, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि उन्होंने बेनिफिट उठाया भी है और गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है। लेकिन सर, इनपुट आउटपुट वाले कॉन्सेप्ट में ये मसला था कि अगर मैंने किसी से माल ख़रीदा है या कोई सर्विस लिया है, जब तक ऊपर से सप्लाई चेन वाला लोड नहीं करेगा इनपुट, मैं अपना आउटपुट एडजस्ट नहीं कर सकता। वो आउटपुट इनपुट एडजस्ट नहीं करेगा तो फिर आउटपुट मुझे मेरे लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बन रहा होता था, तो फिर मुझे वो अपनी जेब से जमा करवाना पड़ता था, जिससे मुझे अपनी जेब से अपने प्रॉफिट पे और नुकसान होता था। जिस प्रॉफिट को मैंने मिसाल के तौर पे स्टेक होल्डर को देना होता था, वही कॉस्ट ऑफ बिजनेस के बन जाता था ज़्यादातर। तो इन्होंने ये किया हुआ था कि इनपुट BRA ने कि इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के बगैर ही आप अगर लेना चाह रहे हो तो सीरियल नंबर 1 में आपको पढ़ के कोई रेस्टोरेंट, कॉफ़ी कैफ़े, कॉफ़ी हाउस, फूड हट, आइसक्रीम वगैरह थे, अगर वो इनपुट आउटपुट के बगैर हैं तो डायरेक्ट वो अपनी सेल का 8% दे देते थे। अगर उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई और वो BRA के साथ रजिस्टर है तो वो उसकी सेल का 2% था। अब क्या किया इन्होंने भाई, सीरी कॉलम नंबर 3 पे अगर हम जाते हैं, सीरियल नंबर 1 की बात करते हैं, तो ये भाई 2% से बढ़ा के इन्होंने रेस्टोरेंट वालों का से BRA टैक्स 4% कर दिया है। असूली तौर पे इनको चलो बढ़ाना भी था, 50% बढ़ा लेते हैं, मिसाल के तौर पे 2 की बजाय 3 कर लेते हैं, 4 कर दिए। उसके बाद सर इन्होंने क्या किया, सीरियल नंबर 2 पे हम जाते हैं। सीरियल नंबर 2 पे ये था कि मेडिजॉल, मैंडेप मैंडेप पेंडल एंड समाना इंक्लूडिंग फ्लोरल एंड डेकोरेशन, मतलब इसमें ज़्यादातर ये आते थे मेडिजॉल वगैरह, लोन वगैरह। इसमें ये था कि पहले ये था 10,000 रुपये या 2%, जो इन दोनों में से हायर ऑफ होगा वो मेडिजॉल वगैरह को जमा करना पड़ता था। वो 2% से बढ़ा के 4% कर दिया इन्होंने। उसके बाद हम जाते हैं, इस डायरेक्ट इन्होंने जो तब्दीली की सीरियल नंबर 19 पे किए हैं। सीरियल नंबर 19 पे जाते हैं हम, तो सीरियल नंबर 19 में ये था टेक्निकल, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट जो थे, उसको इन्होंने फिर बढ़ा के 6 से 8% किया। मतलब सेट शेड्यूल में इन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो इन्होंने क्या किया, सीरियल नंबर 24 क्या है। सीरियल नंबर 24 कमीशन एजेंट था, जिनका बहुत बेनिफिट था कि कम से कम वो कमीशन पे अपना काम कर रहे होते थे, तो BRA उन्होंने 4% वो देना होता था और FBR में अपनी इनकम के ऊपर 12% देना होता था। तो ये अब 4% से बढ़ के इन्होंने 8% कर दिया है सीरियल नंबर 24। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, सीरियल नंबर 38, मैं दोबारा बता देता, सीरियल नंबर 38। सीरियल नंबर 38 में क्या था सर, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ट्रांसप्लांटेशन। तो किन्होंने क्या किया, सीरियल नंबर 38 में 4% की बजाय उसको 6% कर दिया और ये कर दिया कि 50,000 पर मंथ, दोनों में से जो ज़्यादा है, 50,000 जमा करवाएंगे अपनी बिल का 6%, ये कर दिया विच एवर इज है। उसके बाद सीरियल नंबर 11 में क्या किया, सीरियल नंबर 11 पे अब चलते हैं, ऊपर नीचे किया इन्होंने बिल में। तो सीरियल नंबर 11 क्या है सर, सीरियल नंबर 11 आपको बताता था सर्विस प्रोवाइडर रेंडर पर्सन इंगेज इन कॉन्ट्रेक्चुअल एजुकेशन वर्किंग एंड सप्लाई। तो इसमें क्या किया उन्होंने, जो कंडीशन थी वो ख़त्म कर दी है। इसका मतलब ये है कि अभी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर रेंडर इंगेज होगा तो 1% उसने देना है। तो ये अच्छी चीज़ हुई है, इन्होंने कंडीशन ख़त्म की। इससे ये मतलब है कि सर्विस रिलेशन टू गवर्नमेंट सिविल वर्क ये भी नहीं है, ये भी ख़त्म होगी और ये PFDF प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया। अब एक नॉर्मल बंदा भी जो प्रोजेक्ट कर रहा होगा या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वर्क कर रहा होगा तो उस पर भी 1% टैक्स ही होगा। उसके बाद सर हम जाते हैं सीरियल नंबर 33 पे। सीरियल नंबर 33 पे जब हम जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज थी।
कंस्ट्रक्शन सर्विस पे 8% टैक्स था, उसकी भी इन्होंने कंडीशंस होती और 1% टैक्स था, 1% टैक्स होगा। अभी इससे यही पता लग रहा है कि जो कंडीशन है इन कॉलम 4 कंडीशन ऑफ द सीरियल नंबर 33 शेल बी ओमिटेड, इसका मतलब है कि ये 8% तो बरकरार रहेगा, जो ये 1% है इसकी कंडीशन ख़त्म हो गई है। तो आया अब ये स्टेटस जब बिल एक्ट के तौर पे बनेगा तो सब पता लगेगा आया ये 8% ख़त्म हो गया है, तो अब क्या सिर्फ 1% देना पड़ेगा या 1% ख़त्म हो गया डायरेक्ट 8% पे आ गए। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हुई है बिल पेश करते हुए। उसके बाद सर इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड की हैं। एक एजुकेशन एंड सर्विस ऐड की है। एजुकेशन सर्विस को मतलब ये उन्होंने ऊपर एग्जाम्पल में भी डाला हुआ था, ऊपर जैसे हमने बताया आपको कि उन्होंने कहा अगर कमर्शियल पर्पज़ के लिए है तब आपने देना है, तो नीचे इन्होंने दोबारा वही कर दिया है कि भाई 0% है। इसका मतलब है कि एजुकेशन सर्विस पे 0% टैक्स है। इससे तो यही समझ आ रही है। और अगर हम पहले जाते हैं तो पहले क्या आता है, एजुकेशन सर्विस को टैक्स नहीं है, एजुकेशन सर्विस को नहीं, एजुकेशन सर्विस में अभी भी एग्जाम में है, लेकिन एजुकेशन सर्विस को मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया कि भाई 0% है। उसके बाद है सर्विस प्रोवाइडर रेंडर बाय हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट एंड क्लिनिक। ये एक चीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा जो टेट शेड्यूल पहले से पास हुआ था उसमें क्लॉज सीरियल नंबर 44 था, सर्विस प्रोवाइडर रेंडर बाय हॉस्पिटल एंड क्लिनिक 2% टैक्स था। तो इसमें ये तो क्लॉज पहले ही ऐड की हुई थी, मतलब इन्होंने 44 पहले ही ऐड था, अब 46 एक नाम से ऐड की है, लेकिन एक लफ्ज़ और ऐड कर दिया कि इंस्टीट्यूट एंड क्लिनिक, मतलब पहले हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स थे, उसके अलावा 46 में इंस्टीट्यूट एंड क्लिनिक होंगे, लेकिन उस पर 3% टैक्स होगा। तो आया ये 44 वाला जो है 44 वाला है, अब लोग हॉस्पिटल होंगे वो 2% देंगे 3% देंगे, ये कन्फ्यूजन पैदा कर। तो ये ओवरऑल इन्होंने बलोचिस्तान सेल टैक्स और सर्विस एक्ट में तब्दीलियाँ लाई हैं। बहुत अच्छा बिल एक किस्म का इन्होंने पेश किया। BRA हमेशा टैक्स पेयर का एहतराम करता है, ये बात माननी पड़ेगी। टैक्स पेयर को एहतराम भी देते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं, और उसी वो उनके बिल से भी पता लग रहा है, उनके इनपुट आउटपुट के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके, मतलब इनपुट आउटपुट के अलावा उन्होंने डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट दिया कि अपनी सेल पे डायरेक्ट पर्सन दे दें। तो ये उनकी लीगल मतलब अपने इलाके के माहौल को देखते हुए उन्होंने ये बलूचिस्तान के माहौल को देखते हुए बहुत अच्छी स्कीम अनाउंस की हुई है और अच्छा बिल बनाया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरह हमारे फेडरल ने बजट पास किया उसमें पेनल्टी पे पेनल्टियों को इस तरह बढ़ा बढ़ा के किया जिस तरह पाकिस्तान में हर टैक्स पेयर या बिजनेसमैन को वो क्या कहते हैं शहद की नहरें बह रही हैं, उस तरीके से बिज़नेस हो रहा है। तो पाकिस्तान में इस तरीके से भी बिज़नेस नहीं हो रहा है कि शहद की नहरें बह रही हैं। तो पेनल्टियों को इतना डबल किया है। तो ये BRA ने जो बिल अभी तक हमें नज़र आया है इसमें बलूचिस्तान सेल टैक्स ऑन सर्विस में इन्होंने कोई पेनल्टी वगैरह को ना सेरा है, जिस तरह पहले पेनल्टियाँ थी तो उसी तरीके से। तो ये ओवरऑल आपका बलूचिस्तान सेल टैक्स ऑन सर्विस एक्ट के ऊपर अमेंडमेंट थी। तो ये अपना फीडबैक भी दें इसके ऊपर, और जो मामला अगर आपको लगते हैं कि जो डिस्कस करने वाले हैं वो BRA को लेटर भी लिख के दें। BRA की वेबसाइट जैसे आपको पता है उस पर लेटर लिख दें, उसकी ईमेल कर दें, या अपना फ़िज़िकल लेटर बना के उधर वसूल करें जो मामला है, ताकि वो उनको मज़ीद दे सकें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।